हेलो एवरीवन, मैं हूं गार्गी गुप्ता, एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हम आज के क्लास में आज की वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे एसेट एलोकेशन से रिलेटेड। ये आपके इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, जब आप अपने पोर्टफोलियो रेडी करते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करता है एसेट एलोकेशन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसेट किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप चूज़ करते हैं तब, या फाइनेंशियल आप अपना रेडी कर रहे हैं, अपनी पोर्टफोलियो रेडी कर रहे हैं, आप उसमें एसेट एलोकेशन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर आप क्लिक कर लें। आज का पहला हमारा टॉपिक है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन आखिर होता क्या है? एसेट एलोकेशन का सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो इसमें होता है हमारा अपने मनी को, जो आपका मनी है, जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मनी जो इन्वेस्टेड मनी है, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको आप अलग अलग ऑप्शंस में डिवाइड कर देते हो। यानी कि आप मनी को इन्वेस्ट करते हो अलग अलग ऑप्शंस में। आप किसी एक ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप अलग अलग ऑप्शंस चूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट के, और आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हो अपने मनी को। अब इसमें हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कब चूज़ करते हैं, हम क्या देखते हैं, कब डिसाइड करते हैं कि कब हमें ये प्रोसेस हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमें लेने हैं, किस बेसिस पे लेने हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे। यानी कि पोर्टफोलियो का अगर सिंपली मैं बात करूँ तो पोर्टफोलियो होता है आपका, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, कब तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस इसमें रेडी किए जाते हैं, जिनका आप पूरा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन होता है, उसके अंदर आप पूरा अपना फिल करते हैं डिटेल्स को। इस तरह से पोर्टफोलियो रेडी की जाती है। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। डिटेल में पोर्टफोलियो के बारे में हमारे म्यूचुअल फंड के एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स में डिस्कस किया गया है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। पोर्टफोलियो डिटेल में प्रैक्टिकली जब वर्क आता है तो उसकी डिटेल्स वहाँ पर शेयर की गई हैं। सिंपली वर्ड्स में ये है, इसमें आप अपने डिसाइड करते हो कि क्वेश्चंस कि क्या आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कब तक के लिए इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, करने का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पोर्टफोलियो में रेडी करते हो। अब इसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से आ जाते हैं हमारे लिए? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, अदर एसेट्स आपके आ जाते हैं। तो एसेट एलोकेशन क्या हुआ? ये मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। आप डिसाइड करते हो कि आपको अपने मनी को किन किन ऑप्शंस में कितना कितना इन्वेस्ट करना है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप अपने मनी को डिवाइड कर देते हो इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये कैसे आप कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, डिसाइड करते हो राइट एसेट एलोकेशन को, किस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो? हाउ? टाइम हॉरिजन प्लस रिस्क एपेटाइट। टाइम हॉरिजन के बेसिस पे और रिस्क एपेटाइट। टाइम हॉरिजन क्या होता है? एक टाइम पीरियड कि आप अपने मनी को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट रखना चाहते हो या शॉर्ट टाइम के लिए, कितने टाइम तक के लिए। अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए इन्वेस्ट रखना चाहते हो अपने मनी को, तो आपके पास रिस्क भी ज़्यादा आएगा। रिस्क ज़्यादा इसलिए आएगा, जितने लंबे टाइम तक के लिए आप इन्वेस्ट करके रखोगे अपने मनी को, उतना ज़्यादा वो मार्केट फ्लक्चुएशन से रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, इसके बेसिस पे आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। वो भी वैसे ही वर्क करेगा, जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन होगी वैसे वैसे आपके रिटर्न पे भी असर पड़ेगा, रिस्क पे भी असर पड़ेगा, रिस्क कम ज़्यादा होता रहेगा। लॉन्ग टाइम हॉरिजन में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ चांसेस भी ये होते हैं कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। अब मान लो कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, इसमें रिस्क कम है। रिस्क हम मान के चलते हैं शॉर्ट टाइम में रिस्क कम होता है। मान लो आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखी मनी, 6 मंथ के लिए, और ये मनी आपने मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे। 6 महीने बाद इसकी वैल्यू बढ़कर 200 हो गई। सिंपली वर्ड्स में आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने यहाँ पे मनी निकाली तो रिस्क कम है, आपके पास 200 है। बट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं अभी इसे 1-2 साल के लिए रखूँ, मान लीजिए आपने 2 ईयर्स तक के लिए रख लिया। 2 ईयर्स तक आपने इसे मान के चला, सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रही हूँ। 2 ईयर्स का आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, 2 ईयर्स तक के लिए आपने इसे इन्वेस्टेड रखा। तो इसमें क्या चांसेस हैं कि ये 200 रुपीज़ आपके बढ़ भी सकते हैं। अब जो 6 महीने पहले आपके
आपने आज इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़, 6 महीने बाद ये 200 रुपीज़ हो गए। मान लो कि आपने सोचा कि मैं और आगे तक के लिए इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, तो हो सकता है ये 200 रुपीज़ बढ़कर आपको 1000 रुपीज़ दे जाए 2 इयर्स बाद, या हो सकता है ये 200 रुपीज़ घट कर कम हो जाए, यानी कि ये आपने 200 से भी ज़्यादा, या तो आपका पहुँच जाए ये 150, या आपका 100 जितना आपने इन्वेस्ट किए थे उससे भी कम चला जाए, 90 रुपीज़ हो जाए। तो डिपेंड करता है लॉन्ग रन में। अब अगर अपने शॉर्ट टर्म में आपने 6 महीने रखा था, मान लो यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, 6 महीने बाद ये आपके हो गए 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड थे, ये आपके कम हो गए, 90 हो गए। आपने सोचा कि अभी मैं इसे इन्वेस्ट लॉन्ग रन तक के लिए कर देता हूँ, लॉन्ग टाइम तक के लिए, मान लो 2 इयर्स तक के लिए, और चांसेस मैं सोच के चल रहा हूँ कि 2 साल बाद तो बढ़ के ये 1000 रुपये हो ही जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, ये 90 के 70 पहुँच गए। तो लॉन्ग टाइम में ज़्यादा रिस्क हो जाता है, चांसेस हैं कि बढ़ भी सकते हैं, चांसेस हैं कि घट भी सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में घटे हों चाहे बड़े हों। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा उस हिसाब से आपका रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जितना लंबा टाइम लेंगे उतना लंबा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, लेकिन उतने ही चांसेस भी होंगे कि रिटर्न बढ़ भी जाए, क्योंकि अगर आज मार्केट बढ़िया नहीं काम कर रही है, जैसे 90 रुपीज़ दिए इसने 6 महीने बाद, तो हो सकता है हमने 70 रुपीज़ सोचे, 1000 रुपये दे जाए, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था 1000 रुपीज़। तो रिटर्न चांसेस होते हैं कि लॉन्ग रन में रिटर्न ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, क्योंकि कभी ना कभी हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें उछाल आएगा, उसमें एकदम से ग्रोथ आएगी, बट रिस्क भी उतना होता है कि ये कमिटेड नहीं है, गारंटेड नहीं है कि वो बढ़ेगा ही, 1000 रुपीज़ ही देगा, हो सकता है वो घट के 70 भी हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। तो हमें टाइम हॉरिजन वही है कि टाइम हॉरिजन कितना आप ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो ये आपका टाइम हॉरिजन होता है। दूसरा आपका आता है रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट क्या होता है, आप कितना रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो, फील कंफर्टेबल, रिस्क लेने में आप कितना कंफर्टेबल हो, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो या कम रिस्क लेना चाहते हो, ये रिस्क एपेटाइट आपकी, यानी कि आपकी रिस्क लेने की कम क्षमता कितनी है, आप फील कितने रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, इस पे डिपेंड ये रिस्क एपेटाइट होता है। तो जब भी हम एसेट एलोकेशन निकालते हैं तो हम टाइम हॉरिजन, कितना टाइम आप ले रहे हैं, इसके साथ साथ आप कितना रिस्क एपेटाइट आप ले रहे हैं, तो उससे हमारी पोर्टफोलियो, सैम्पल पोर्टफोलियो हमें पता चलती है। ये आपका एसेट एलोकेशन से आपको क्या पता चलता है, आपका बेस्ट परसेंटेज रेट पता चलता है पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट परसेंटेज पता चलता है कि मान लो आप एक 35% बॉन्ड्स में करें, 5% कैश में, 60% स्टॉक में, तो उस से आपको पता चलता है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। अब इसमें रिस्क में भी हमारे कई पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि टाइम हॉरिजन, एंड रिस्क एपेटाइट से, ये देखा था ना हमने, टाइम हॉरिजन प्लस रिस्क एपेटाइट, तो वही हम देख रहे हैं। टाइम हॉरिजन प्लस रिस्क एपेटाइट में से आपको ये पता चल जाता है आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, आपकी सैम्पल पोर्टफोलियो, आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगी कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आपको बेस्ट परसेंटेज मिक्स पता चल जाएगा कि आप, मतलब जैसे कैटेगरी है आपकी, 3 कैटेगरी होती हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। तो आपको जब आपका बेस्ट परसेंटेज रेट पता चलता है सेट एलोकेशन से, तो आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी में, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। अब इन तीनों का मतलब क्या है कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम इस कैटेगरी में तो आ गए, मान लो हम कंजर्वेटिव में आ गए, लेकिन इसका क्या, इससे हमें क्या, इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना परसेंटेज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कितना कैश में, कितना हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, यानी कि हमें किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, यह हमें हमारी कैटेगरी से पता चलता है। जैसे कि एग्रेसिव वाले जो होते हैं, ये
जो है प्रॉबेबली इन्वेस्ट करते हैं किस में, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, एग्रेसिव है। हम ये मान के हमें क्या पता होता है कि स्टॉक्स जो हैं बहुत ही रिस्की होते हैं, तो यानी कि ये रिस्क टेकर होते हैं, ये हाई रिस्क टेकर होते हैं। स्टॉक्स जो होते हैं हाई रिस्की होते हैं, इसलिए ये जो एग्रेसिव जो होते हैं हाई रिस्क टेकर होते हैं, वेरी हाई रिस्क टेकर होते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, ज़्यादातर तो ये इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में, फिर ये बाकी इन्वेस्ट करेंगे हमारे बॉन्ड्स या कैश में, बॉन्ड्स और कैश में। मान लो कि अगर इन्होंने अपना 80% यहाँ इन्वेस्ट किया तो 10% जो है अपना यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स और कैश जो होते हैं हमारे सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक्स जो होते हैं हमारे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखे थे यहाँ। स्टॉक्स हमारे जो होते हैं ये वेरी रिस्की होते हैं, कैश बॉन्ड्स ये हमारे मोर सेफर साइड वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगा वो ज़्यादा स्टॉक्स में डालेगा अपना इन्वेस्टमेंट, और बॉन्ड और कैश में थोड़ा डालेगा। ये हाई रिस्क एपेटाइट वाले होते हैं, मैंने आपको इसे बताया, एपेटाइट वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाई रिस्क टेकर होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रखना अपना आपको चूज़ करते हैं। कौन? एग्रेसिव। ठीक है, अब हमारा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? ये लो रिस्क टेकर होते हैं, लो रिस्क एपेटाइट वाले होते हैं, एंड शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट ये रखते हैं अपना, तो ये कंजर्वेटिव कहलाते हैं। ये क्या करेंगे, कंजर्वेटिव क्या होते हैं, ज़्यादातर अपना इन्वेस्ट कर देते हैं कैश बॉन्ड्स में, क्योंकि ये सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मैंने आपको बताया। तो ज़्यादातर पार्ट ये अपना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉबेबली ज़्यादातर हमारा किस में इन्वेस्ट करेंगे, कैश या बॉन्ड्स में। ये लो रिस्क टेकर होते हैं, या हम कह सकते हैं लाइकली नो रिस्क टेकर भी होते हैं, कहलाते हैं। या तो ये लो रिस्क टेकर होंगे या नो रिस्क टेकर, बहुत कम रिस्क लेने वाले, ना के बराबर रिस्क लेने वाले जिसे हम कह देते हैं वो। अब कैश में मान लो ये क्या करेंगे, ये अपना 10% तो कैश में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर 55% इन्होंने मान लो अपना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ये एग्जाम्पल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही रखें, बट हम ये मान के चल रहे हैं कैश में 10%, बॉन्ड्स में 55% और स्टॉक्स में 35%। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, रिस्क बहुत कम लिया, ना के बराबर लिया, स्टॉक्स में केवल 35% रखा, और सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से लिए इन्होंने, कैश एंड बॉन्ड्स, यानी कि कैश में 55 और बॉन्ड्स में 10, वो कैश में 10% और बॉन्ड्स में 55। तो टोटल कितना हुआ, 55 + 10 65, यानी कि 65% का इन्होंने सेफर साइड करा, केवल 35% का इन्होंने रिस्क लिया, केवल 35% का इन्होंने रिस्क लिया। तो ये कंजर्वेटिव हो गए। अब हमारे आते हैं एक और तीसरा, मैंने आपको बताया था मॉडरेट रिस्क टेकर जो होते हैं। ये क्या होते हैं, रीजनेबल रिस्क लेते हैं, ये रीजनेबल रिस्क लेते हैं, ये अपना बैलेंस अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी कि बैलेंस करके चलते हैं दोनों, कैश मतलब सेफर साइड वाले भी और रिस्क भी, बैलेंस अप्रोच रखते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सेफ साइड चलते हैं, ये दोनों काम करके चलते हैं, थोड़ा रिस्क थोड़ा सेफ, थोड़ा रिस्क थोड़ा सेफ। ठीक है, तो ये रीजनेबल रिस्क लेते हैं, बैलेंस अप्रोच मानते हैं, और थोड़ा रिस्क थोड़ा सेफ खेलते हैं। ये कैसे होते हैं, या तो ये लो रिस्क एपेटाइट प्लस लॉन्ग टाइम का ऑप्शन चूज करेंगे ये, या हाई रिस्क एपेटाइट प्लस शॉर्ट टर्म।
तो ये दोनों वाले मॉडरेट रिस्क टेकर कहलाते हैं। ये जो लो रिस्क और लॉन्ग टाइम का ऑप्शन चूज़ करते हैं ये वाली कैटेगरी, या हाई रिस्क प्लस शॉर्ट टाइम का जो ये कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं वो मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं। क्लियर? सो ये हमारा एसेट एलोकेशन कहलाता है। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको प्रैक्टिकली जो होता है वो मैं आपको कहना चाहूँगी कि बेस्ट एलोकेशन ऐसा नहीं है कि एसेट एलोकेशन कोई एक पर्टिकुलर है कि आप मुझे कहें कि मैम बता दो, मुझे हमें बता दो कि कौन सा एक ऐसा है जो हमारे लिए बेस्ट है, जो एक बेस्ट एसेट एलोकेशन है वो हमें बता दो। एसेट एलोकेशन ऐसा कौन सा बेस्ट है कौन सा है, ऐसा कोई नहीं होता है। बेस्ट एसेट एलोकेशन वो है जो आपकी पोर्टफोलियो के अनुसार सही है, जो आपके लिए सही है, जो ये आपके रिस्क के हिसाब से सही है, जो आपके टाइम सिलेक्शन के हिसाब से सही है, जो आपके गोल्स के हिसाब से सही है, जो आपकी इन्वेस्टेड जितना मनी करना चाह रहे हो उसके अमाउंट के हिसाब से सही है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। इसके बेसिस पे ये जो पॉइंट्स होते हैं पोर्टफोलियो जो आप रेडी करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि वो एसेट एलोकेशन सही है, वो बेस्ट एलोकेशन ऑप्शन है जो आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से फिट बैठते हैं, वो एसेट एलोकेशन सही है। और हर किसी की पोर्टफोलियो अलग होती है क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग होती है, हर किसी की इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता अलग होती है, हर किसी का रिस्क लेने का तरीका, कंफर्टेबिलिटी सही अलग होती है, क्षमता अलग होती है। तो पोर्टफोलियो हर किसी की डिफरेंट होती है, कुछ ना कुछ उसमें आपको डिफरेंट ज़रूर मिलेगा और उसके बेसिस पे आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन सही नहीं होता जो कोई भी आपको कह दे कि ये ले लो ये सही है, ये सब पे एप्लीकेबल होगा, ये कॉम्बिनेशन सब पे एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर ऑप्शन, कई सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबकी नीड के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और सबकी नीड के हिसाब से आप उन्हें अलग अलग हम चूज़ करके उनका कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं और फिर उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एसेट एलोकेशन ये होता है। सिंपल सा, आप मनी को इन्वेस्ट करते हो अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस में, उसे हम एसेट एलोकेशन कहलाते हैं। किसके बेसिस पे? पोर्टफोलियो के बेसिस पे। दो चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए, टाइम हॉरिजन प्लस रिस्क एपेटाइट। जब आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर रहे हो उसमें आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो देखना होता है। उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस चूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, समय आ गया, बाय बाय।